दोस्तों, एक कहावत है कि इंसान के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये अलग बात है कि किसी इंसान को अपने कर्मों का फल बहुत जल्द मिल जाता है, तो किसी को मिलने में थोड़ा-सा वक़्त लग जाता है। पर यकीन मानिए कि जिस दिन इंसान को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है, उस दिन उसे दूर-दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। दरअसल आज की कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, आदाब, मैं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की और इसी जौनपुर के एक गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति है, जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास है, जो अपने गांव का बहुत बड़ा जमींदार है। दरअसल केदारनाथ की पत्नी की करीब 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। केदारनाथ के टोटल 2 ही बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम है सुषमा और बेटा का नाम है भोलानाथ। सुषमा जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जो अपने ससुराल कश्मीर के ऊधमपुर में रहती है, और बेटा भोलानाथ जो जौनपुर में रह करके एक सरकारी नौकरी करता है, जिस वजह से केदारनाथ अपने घर में अकेले ही रहता है। कहने को तो केदारनाथ के पास काफी सारी संपत्ति है, पर उसे देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से केदारनाथ को भी हर छोटी बड़ी चीजों को लेकर के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। दरअसल एक दिन केदारनाथ की बेटी सुषमा जब अपने घर पर आती है, तो पड़ोस के रहने वाली एक महिला से कहती है कि अगर कोई महिला या फिर लड़की मेरे घर में काम करने के लिए मिल जाती तो मेरे पिता के लिए काफी राहत हो जाती। जब मेड के लिए उस महिला से बातचीत करती है, तो पड़ोस की रहने वाली महिला भी सुषमा से वादा कर देती है कि मैं आपके लिए एक मेड ढूंढ करके ला दूंगी। और जब 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 2 दिनों के बाद सुषमा के घर में एक लड़की आती है जिसका नाम है बेला। बेला जिसकी उम्र अभी मात्र 14 साल के आसपास है, जो देखने में बेहद ही मासूम है। बेला जब सुषमा के घर में जाती है तो सुषमा से कहती है कि दीदी, मैं आपके घर में काम करने के लिए आई हूँ। दरअसल मुझे बगल के ही आंटी ने भेजा है घर में काम करने के लिए। कहती है तो सुषमा भी एक नजर बेला की तरफ देखती है और देखने के बाद सवाल करती है कि क्या तुम घर का काम कर सकती हो। इस पर बेला सुषमा को जवाब देते हुए कहती है कि शायद दीदी आपको नहीं मालूम है कि मैं कई घरों में काम कर चुकी हूँ। दरअसल मुझे घर का सारा काम करने आता है, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। जब घर में काम करने के लिए कहती है, सुषमा भी इसके लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है, आज तुम अपने घर जाओ और कल सही समय पर काम करने के लिए आ जाना। बेला जब अपने घर पर जाती है, तो खुशी के मारे अपनी माँ से लिपट जाती है और खुश होकर के अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे काम मिल गया है। बेला की माँ का नाम है राधिका। राधिका जिसकी उम्र अभी मात्र 37 साल के आसपास है। दरअसल राधिका के साथ भी एक अजीब सी कहानी है। दरअसल बेला जो राधिका की एक नाजायज औलाद है, क्योंकि राधिका की अभी तक शादी नहीं हुई है। दरअसल राधिका भी जब अपनी जवानी के दहलीज पर कदम रखी थी, उसके माता पिता काफी गरीब थे। इसीलिए राधिका अपने ही गांव के एक सेठ के यहाँ काम धंधा करने के लिए जाती थी। जिस सेठ के यहाँ वह काम करने के लिए जाती थी, सेठ की नजर जब राधिका पे पड़ती है, तो राधिका की खूबसूरती देख उस सेठ की नीयत खराब हो जाती है और आखिरकार वह सेठ एक दिन मौका देख करके राधिका के साथ जोर जबरदस्ती कर देता है। हालांकि वह सेठ जब राधिका के साथ में जोर जबरदस्ती करता है, तो राधिका अपने जीवन की काफी दुहाई मांगती है। कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उस सेठ के ऊपर हैवानियत इस प्रकार से चढ़ जाती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है और आखिरकार राधिका के साथ अपनी हवस पूरी कर लेता है। सेठ की भले ही अपनी हवस तो पूरी हो जाती है, लेकिन इस वजह से राधिका प्रेग्नेंट हो जाती है। दरअसल उस वक्त राधिका के घर में सिर्फ उसकी माँ थी। उसके पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। धीरे धीरे जब समय गुजरता है और समय के अनुसार जब राधिका का पेट बाहर आने लगता है, इस बात की जानकारी राधिका के माँ को मालूम चल जाता है। राधिका जब देखती है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है और जब इस बारे में अपनी बेटी से पूछताछ करती है, तो राधिका भी अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती है। दरअसल राधिका की माँ उसे बुरी तरीके से पिटाई भी करती है, लेकिन बावजूद इसके राधिका अपना मुंह नहीं खोलती है। इसीलिए राधिका की माँ कहती है कि तुम डॉक्टर के पास चलो और इस बच्चे को गिरा दो। तब जाकर के राधिका अपना मुंह खोलती है और अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि मैं एक गलती तो पहले ही कर चुकी हूँ, अब मैं दूसरी पाप नहीं करूंगी। मैं इस बच्चे को किसी कीमत पर नहीं गिराऊंगी। इधर जब पेट बाहर निकलना शुरू होता है और पास पड़ोस के लोग जब देखते हैं, तो देखने के बाद राधिका को तरह तरह के ताने मारने लगते हैं, जिसकी वजह से राधिका भी परेशान होकर के एक दिन अपने ननिहाल में चली जाती है और फिर अपनी नानी के साथ रहने लगती है और आखिरकार वक्त के अनुसार राधिका एक बेटी को जन्म देती है। राधिका की बेटी जब इस दुनिया में आ जाती है,
उसके बाद से राधिका अपनी नानी के साथ ही रहती है। लेकिन कुछ सालों के बाद जब राधिका की माँ की भी जब मौत हो जाती है, उसके बाद से राधिका अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर चली आती है। इधर बेला जब अपनी माँ से कहती है कि मुझे काम मिल गया है, यह जान करके राधिका को भी काफी खुशी होती है और आखिरकार अगले दिन वादे के मुताबिक बेला सुषमा के घर पर काम करने के लिए चली जाती है। हालांकि अगले दिन जब बेला सुषमा के घर पर जाती है और जब सुषमा से बातचीत करती है, उस केदारनाथ जो अपने कमरे में लेटा हुआ था, बेला की आवाज सुनता है। सुनने के बाद जब बाहर आता है और जब बेला को देखता है तो बेला की खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है। केदारनाथ जब बेला के बारे में अपनी बेटी से पूछता है तो सुषमा अपने पिता को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल इसका नाम बेला है, जो आज से हमारे घर में काम करेगी। अगर ये बेहतर तरीके से काम करती है तो ठीक है, वरना मैं कोई दूसरी लड़की ढूंढ लाऊंगी, क्योंकि मैं कब तक आपके साथ रहूंगी। मेरा अपना भी तो घर है, अपने घर भी जाना होगा। जब बेला सुषमा के घर पर जाती है और जाकर के जब काम करना शुरू करती है तो उसके काम धंधे को देख करके सुषमा भी काफी खुश होती है। जब 10 दिन का समय गुजरता है, सुषमा को भी जब पूरा यकीन हो जाता है कि बेला उसके पिता की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकती है, आखिरकार सुषमा वापस अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद से बेला केदारनाथ की बेहतर तरीके से देखभाल करने लगती है। दरअसल बेला हर रोज सुबह केदारनाथ के घर पर चली जाती है और शाम के करीब 7 बजे के आसपास वापस अपने घर चली आती है। लेकिन सुषमा जब अपनी ससुराल चली जाती है, उसके बाद से केदारनाथ की नीयत खराब हो जाती है। दरअसल केदारनाथ जब बेला को देखता है, उसकी नीयत इस प्रकार से बिगड़ जाती है कि एक दिन बेला को अपने कमरे में लेकर के जाता है और बेला से कहता है कि मेरे शरीर पे तेल मालिश कर दो। बेला जब केदारनाथ की मालिश करने लगती है, उसी वक्त ही केदारनाथ बेला का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हालांकि उस दिन बेला कैसे भी अपने आप को बचा लेती है और वहां से जब भागते हुए अपने घर पर जाती है, अपनी माँ के गले से लिपट जाती है और काफी देर तक रोने लगती है। और रोने के बाद जब अपना मुंह बंद करती है तो अपनी माँ से सारी बात बता देती है। दरअसल बेला कहती है कि केदारनाथ अंकल की नीयत ठीक नहीं है, आज वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करना चाहते थे। जब ये सारी बात बताती है, इसे सुनने के बाद भी राधिका अपनी बेटी को मना नहीं करती है कि तुम केदारनाथ के यहाँ काम करने के लिए मत जाओ। दरअसल अगले दिन खुद ही राधिका अपनी बेटी से कहती है कि तुम फिर से उनके यहाँ काम करने के लिए जाओ, लेकिन उसके पीछे पीछे खुद भी केदारनाथ के घर पर चली जाती है। जब केदारनाथ के घर पर पहुंचती है और केदारनाथ जब राधिका के सामने आता है तो राधिका भी अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है और साथ ही साथ अपनी बेटी को लेकर केदारनाथ से शिकायत करती है। कहती है कि मेरी बेटी जब घर पर पहुंची थी, आपके बारे में वह शिकायत कर रही थी, क्या यह बात सत्य है? इस पर केदारनाथ भी राधिका को फटकार लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी बेटी की हिम्मत कैसे हुई, मैं क्या उसके साथ गलत कर सकता हूँ? फटकार लगाने के बाद राधिका तो वहां से वापस आ जाती है, लेकिन बेला फिर से केदारनाथ के यहाँ काम करने लगती है। और जब 1 सप्ताह का समय गुजरता है, 1 सप्ताह बाद फिर से बेला आकर के अपनी माँ से कहती है कि माँ, केदारनाथ अंकल सुधरने वाले नहीं है। दरअसल इतना समझाने के बावजूद भी बार बार वो मुझे छूने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की जब बातें कहती हैं तो राधिका भी अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि ठीक है, कल तुम काम करने के लिए जाना और मैं थोड़ी देर के बाद वहां पर आऊंगी। होता भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अगले दिन बेला जब केदारनाथ के घर पर जाती है काम करने के लिए तो केदारनाथ उसे फिर से कहता है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल की मालिश कर दो। और फिर बेला को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। और जैसे ही बेला कमरे में पहुंचती है, उसके बाद से केदारनाथ बेला के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। और जिस वक्त बेला के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू करता है, उसी वक्त ही बेला की माँ राधिका भी पहुंच जाती है। कमरे के अंदर जब अपनी बेटी की चीख पुकार को सुनती है, भागते दौड़ते कमरे के पास जाती है और दरवाजा खोलकर देखती है। जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि केदारनाथ उसकी बेटी को जबरदस्ती पकड़ रखा है। सबसे पहले अपनी बेटी को वहां से छुड़ाती है और केदारनाथ को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि जिसके साथ तुम ये चीज करने की कोशिश कर रहे हो वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। दरअसल राधिका इस बार जब केदारनाथ के घर पर जाती है तो अपने चेहरे को घूंघट से नहीं ढकती है और केदारनाथ भी जब अपने सामने राधिका को देखता है तो देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाता है। दरअसल केदारनाथ को अब अपना पुराना दिन याद आने लगता है, क्योंकि राधिका के साथ में जो दुष्कर्म हुआ था वह दुष्कर्म किसी और ने नहीं बल्कि केदारनाथ ने ही किया था और बेला उसी की बेटी है। राधिका केदारनाथ को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ?
दरअसल उस वक्त तुम्हारी पत्नी जो मेरे पैरों में गिर पड़ी थी, इसलिए मैं कोई शोर शराबा नहीं की। लेकिन उसी वक्त मैंने कसम खा ली थी कि एक ना एक दिन मैं तुमसे बदला जरूर जरूर लूंगी। इसीलिए मैं एक मौके का इंतजार कर रही थी। और जब कुछ दिन पहले पड़ोस की रहने वाली महिला के जरिए जब मुझे मालूम चला कि तुम्हारे घर में एक मेड की जरूरत है, अपने साजिश के तहत खुद मैं अपनी ही बेटी को तुम्हारे घर में भेज दी। अब तुम ही बताओ कि तुम मेरी बेटी का हक दोगे या फिर मैं चिल्ला चिल्ला करके सबको बताऊं। राधिका जब इस तरह की बातें कहती हैं तो इसे सुनने के बाद केदारनाथ का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है। भागते हुए छत पर जाता है और छत से कूद करके अपनी जान दे देता है। लेकिन केदारनाथ की जब मौत हो जाती है और जब इस बात की जानकारी उसकी बेटी सुषमा को जब मालूम चलता है, सुषमा जब घर पर पहुंचती है तो राधिका के ऊपर इल्जाम लगा देती है। दरअसल सुषमा पुलिस वालों से कहती है कि मेरे पापा ने खुदकुशी नहीं किया है, बल्कि राधिका ने मेरे पिता को छत पर से धक्का देने के बाद उन्हें जान से मार दिया है। जब यह मामला पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस जब इस बारे में राधिका से पूछताछ करती है, तब जाकर के राधिका पुलिस से अपनी सारी सच्चाई बताती है। दरअसल उसके बाद से यह मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में काफी दिन तक लड़ाई करने के बाद आखिरकार राधिका अपनी बेटी का हक ले ही लेती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोजाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकालकर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है हाकिम खान, मुकीम खान जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं अतुल सिंह जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद खालिद जो मोतिहारी बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं नवीन कुमार जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद यासीन जो लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। मैं आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।